बच्चों, आज ही हम क्लास में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे के नोट्स। मतलब हम शॉर्ट में समझेंगे इस पूरे चैप्टर को। एंड तक वीडियो देखना तो पूरा चैप्टर आराम से बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। और इसी के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में डाले हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। पहला टॉपिक है कि संविधान की आवश्यकता, मतलब हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। प्रत्येक के राज्य का अपना एक संविधान होता है। राज्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान के बिना एक राज्य राज्य नहीं है, बल्कि अराजकता का शासन है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के समस्त सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। मतलब उनके आपस में बेसिक ऐसा स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करवा दें रूल्स का, जिससे वो आपस में कोलैब करके रह सकें। संविधान मूलभूत नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में उचित सामंजस्य एवं आपसी विश्वास उत्पन्न होता है। निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं, कि निर्णय कौन करेगा और निर्णय से जो भी चीज़ें निर्माण होंगी उसमें किसके पास क्या शक्ति होंगी। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। मतलब एक राज्य बनता है, एक स्टेट बनती है, और उसमें शासन जो है वो लागू होता है। और वो शासन कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, वो सब भी हमें संविधान बताता है। संविधान समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर बताता है कि ये वाली पावर किसके पास है और दूसरी वाली पावर किसके पास है। जैसे भारतीय संविधान में हमारे पास 3 डिवीज़न है, लेजिस्लेचर, और हमारी उसके बाद आती है जुडिशरी 2, और तीसरी वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। हिंदी में विधायिका, न्यायपालिका, और तीसरे वाले को क्या कहते हैं वो बताएं। अब ये जो तीनों ग्रुप्स हैं ये मिलकर हमारे पूरे जितना भी स्ट्रक्चर है भारत का वो रन करती हैं। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी, जिसका गठन एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार का निर्माण किस प्रकार होगा। अब सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, सरकार के पास पावर तो है पर उस पर कुछ कुछ प्रतिबंध भी हैं। अब वो क्या क्या है। संविधान सरकार द्वारा अपने देश के नागरिकों पर लागू होने वाले कानूनों पर कुछ प्रतिबंध या सीमाएं लगाता है। सरकार को इन सीमाओं का उल्लंघन करने की छूट नहीं है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई प्रकार से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमें मौलिक अधिकार को स्पष्ट कर दिया जाए तथा कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे कि सरकार को एक पॉलिसी बनाना चाहती है कि कोई एक पर्टिकुलर ज़मीन है और वहाँ पर कुछ एक लोग रहते हैं, या एक कोई गांव है और सरकार को वो ज़मीन चाहिए उनसे वापस कि आप यहाँ से गांव हटाओ, और यहाँ पे सरकार कुछ चीज़ बनाना चाहती है या इस ज़मीन को बेचना चाहती है। तो हमारे पास मौलिक अधिकार है कि अगर वो अवैध ज़मीन है, मतलब वो सरकारी ज़मीन है और लोगों ने वहाँ पे कब्ज़ा कर रखा है, तो उनको हटाने से पहले सरकार उन्हें एक टाइम पीरियड देगी कि भैया आपकी ये वाली जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है और आप यहाँ से हट जाइए। दूसरा किस तरह से, कि अगर कोई एक पॉलिसी ऐसी बन रही है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सरकार ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी। सबसे आसान, 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है और कंपलसरी है देश में, तो सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे ये चीज़ खराब हो। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर कार्य करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जाता है। सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के समय ही, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, आपके मौलिक अधिकार सीमित होते हैं। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज की अपनी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, मतलब समाज चाहता है कि उसकी कुछ कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि भाई हमें सरकार से ये मिले, ये मिले, ये मिले। और पर जो भी चीज़ एक समाज चाहता है हम सब कुछ एज अ सरकार उसे नहीं दे सकते। जैसे अब किसी समाज को चाहिए हो
कि जी हमारे पूरे समाज में लैम्बोर्गिनी आ जाए समहाउ, तो पूरी समाज को लैम्बोर्गिनी तो नहीं मिल सकती ना। पर बेसिक नीड में क्या है कि जी हमने बस सर्विस सरकारी चला दी है, और जैसे दिल्ली के मॉडल में कि जी फीमेल्स के लिए ये वाली बस सर्विस फ्री है। तो आकांक्षाएं और लक्ष्य में ये फ़र्क है। अब कोई समाज सोचे कि हमारे पास सबके पास एकदम आरओ का फ़िल्टर्ड वाटर आना चाहिए और बिल्कुल 5 स्टार क्वालिटी का वाटर, पर ये उसकी आकांक्षाएं हैं। और सरकार का लक्ष्य क्या है कि कोई भी ऐसा नागरिक ना रहे जिसके पास पानी का मूलभूत स्रोत ना हो। संविधान का ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है, अब ये चैप्टर के हिसाब से हम समझ रहे हैं, संविधान एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार का कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं व उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति प्रदान कर सके। अभिव्यक्ति मतलब कि जो भी उसका लक्ष्य है वो उस तक पहुंच सके, सरकार तक। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके जिन्हें कानून की मदद से भी लागू किया जा सकता है, जैसे फ्री एजुकेशन 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके तथा एक महत्वपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अब वो कैसे कि जैसे कोई एक चीज़ है जो समाज के लिए बुरी है, नशे मान लेते हैं, कोई एक नशा है जो समाज के लिए बुरा है, तो सरकार उसकी ऐड देती रहती है। सबसे आसान एग्जांपल सिगरेट और शराब का, कोई भी जब भी एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें नीचे लिख कर आता है ना कि शराब और सिगरेट का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो एक इसका एग्जांपल हो सकता है। अब उसके बाद महत्वपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अब कैसी परिस्थितियों का सरकार निर्माण कर सकती है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करवा सके, पुलिस अगर टाइम टू टाइम वर्क करती है और आपकी सेफ्टी के लिए जितना भी वो काम करती है वो। दूसरा कि सीसीटीवीज़ जो इंस्टॉल होते हैं, गवर्नमेंट सीसीटीवीज़ जो इंस्टॉल होते हैं वो, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। एक राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होगी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाओं को पूर्ण करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान के माध्यम से ही किसी राज्य की एक सामूहिक इकाई के रूप में भी पहचान होती है। संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। उनके बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियमों विश्वास के समस्त प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। अधिकांश संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। भारतीय संविधान जातीयता अथवा नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। अब ये लास्ट वाली लाइन क्या है कि भारतीय संविधान में आपकी क्या जाति है या आपकी क्या नस्ल का मतलब है आपकी स्किन कलर के आधार पर आपको नागरिकता नहीं मिलती। संविधान की सत्ता। अधिकांश देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। संविधान में उल्लिखित प्रावधान हमें यह बताते हैं कि राज्य का गठन किस प्रकार होगा, वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। अब संविधान बना दिया गया, हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, हम किसी भी ऐसी कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो अब ये हम सोचते हैं कि किसी एक कंट्री में संविधान बना दिया गया है और अब उस संविधान से नागरिकों का हित नहीं हो रहा है, तो क्या नागरिक उस संविधान को फॉलो करेंगे? क्या नागरिक उस संविधान का पालन करेंगे? तो जवाब है कि संविधान का पालन वो नहीं करेंगे। इसलिए संविधान को प्रचलन में लाने के लिए कि लोग उस संविधान को फॉलो करें, या तो उनमें एक नेशनल वाइब आनी चाहिए, ठीक है, या नेशनल फीलिंग होनी चाहिए। जैसे भारतीय संविधान के लिए कि हमने इतना बड़ा इंडिपेंडेंस के लिए ये स्ट्रगल किया, फिर हम जाकर इंडिपेंडेंट हुए और उसके बाद हमें ये संविधान प्राप्त हुआ। तो इसलिए ये संविधान क्या है, ये प्रचलन में है और लोकप्रिय है। क्यों? एक तो हमने इसके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, ठीक है। दूसरा, ये हमें बहुत सारे अधिकार देता है। तीसरा, ये जब बन रहा था उस वक्त के जो नागरिक थे, मतलब जो इसे बना रहे थे और जो इसको फॉलो कर रहे थे, उन सब ने वो सारे स्ट्रगल देखे थे, इसलिए ये बहुत आसानी से प्रचलन में आया था। भारतीय संविधान जातीय या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता, ये इसका सबसे बड़ा गुण है।
भारत, दक्षिण अफ्रीका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों का निर्माण एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात हुआ। भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप तत्कालीन समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को प्रदर्शित करता है। भारत का संविधान भारत के बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था। अब वो लोकप्रिय थे, इसका मतलब वो लोगों के क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। अब क्योंकि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने लोगों का मत भी उस वक्त वहाँ रखा था। तो अगर लोगों की बात कहीं रखी जा रही है, इसका मतलब कि उन लोगों की बात, मतलब आम जनता की बात उस मेन स्ट्रक्चर तक कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुँच गई है। उसी के बेस पे फिर वो संविधान तैयार हुआ है। तो लोग भारतीय संविधान को इसलिए फॉलो करते हैं, अतः लोगों ने उसे अपना लिया। संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कारण अवश्य प्रदान करता है। संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है, अर्थात संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। कोई संविधान अपने समस्त नागरिकों की स्वतंत्रता एवं समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मतलब कोई भी संविधान अगर वो किसी एक पक्ष की राय या एक पक्ष को ही फ़ायदा नहीं दे रहा, ठीक है, और समाज के सभी तबकों, सभी पक्षों और सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और उनके हितों की रक्षा कर रहा है और उन्हें कुछ कुछ चीज़ें दे रहा है, जैसे मौलिक अधिकार सबको प्राप्त हैं, तो फिर लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि उससे उन्हें सुरक्षा मिलती है, समानता तो मिलती है पर सुरक्षा भी मिलती है बहुत ही अलग अलग लेवल्स पर। अब वो लेवल क्या है, हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो हमें बहुत अलग अलग तरह की सुरक्षा देते हैं। कैसे, हमारे धर्म के लिए सुरक्षा देते हैं, हमारे बोलने के अधिकार के लिए सुरक्षा देते हैं, हमारे जीवन के अधिकार के लिए सुरक्षा देते हैं, और जितने भी ये सारे अधिकार हमें सुरक्षा दे रहे हैं उससे हमारा जीवन बहुत हद तक सफल और बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू जिन लोगों के पास ये अधिकार ना हो। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। अब जो इसकी संस्थाएं हैं संविधान की, जो अलग अलग डिविजन्स हैं गवर्नमेंट के, और उसको संतुलित कैसे रखा जाए। अधिकांश देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज़ों का समूह होता है जिसमें राज्य संबंधी प्रावधान होते हैं। राज्य संबंधी प्रावधान मतलब राज्य कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, उसमें कौन से कानून होंगे, कैसे कानून होंगे, राज्य की सरकार का कैसे निर्माण होगा, वगैरह वगैरह। भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग में बांट देता है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का होता है उन बने हुए कानूनों के आगे काम करना कि विधायिका ने कानून बना दिया कि जी इस पूरे राज्य में पानी की व्यवस्था की जाएगी, जनता के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। कार्यपालिका का काम है कि अब जो कानून बनाए, इसमें बात तो कह दी कि पानी की व्यवस्था होगी, अब वो पानी की व्यवस्था कैसे होगी, पाइपलाइंस कैसे बिछेंगी, वगैरह वगैरह, सब कार्यपालिका का काम है। अब अगर ये विधायिका और कार्यपालिका ठीक से काम नहीं करते तो कोई एक जन या जनहित याचिका द्वारा या वगैरह वगैरह चीज़ों के द्वारा न्यायपालिका में इसकी शिकायत कर दी जाएगी। फिर न्यायपालिका क्या करेगी, इस पर फिर अपना पूरा विचार विमर्श करेगी। अब उसके बाद है निर्वाचन आयोग। अब ये जो विधायिका और कार्यपालिका के नेता होंगे उसको कौन ध्यान में रखेगा कि वो अच्छे से बनकर आएँ। अच्छे से मतलब कि जो वो हो, हमारी वोटिंग हो, वो किसी भी तरह से बायस ना हो, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप का उसमें वर्चस्व अनैतिक या असंवैधानिक तरीके से ना रहे, वो काम देखेगी निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने दम पर संविधान को नष्ट नहीं करेगा। अब यहाँ नष्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए नष्ट। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत को संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। मतलब 14 अगस्त को जब संविधान सभा जो थी, 14 अगस्त को जब ये आज़ादी हो गई थी भारत की अलग और पाकिस्तान के अलग, तो कुछ एक लोग जो थे वो पाकिस्तान में चले गए थे क्योंकि वो वहाँ के बाशिंदे थे। तो जो जितने लोग यहाँ बचे थे उन लोगों द्वारा दोबारा से संविधान सभा की सारी रचना और बाकी सारा काम काज संभाला गया।
भारतीय संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के यहाँ योजना नहीं होगा, यहाँ योजना होगा, योजना के अनुसार हुई, जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक सीमित कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। संविधान सभा का स्वरूप। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में अंतिम रूप से पारित संविधान पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। सामाजिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र स्थायी नहीं रह सकता है। भारत के संविधान ने नागरिकों की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसमें कहा गया है कि आपकी धार्मिक पहचान कुछ भी हो सकती है, XYZ किसी भी रिलीजन से हो सकते हो, पर उससे आपकी नागरिकता पर, आपके मौलिक अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के हो तो आपकी नागरिकता कम हो गई, या आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के हो तो आपकी नागरिकता ज़्यादा हो गई। नहीं, सबको इक्वली वोट देने का अधिकार है, सबके पास इक्वली मौलिक अधिकार है। संविधान सभा के कामकाज की शैली। अब ये जो सभा बनी है, इसके कामकाज की शैली। भारतीय संविधान के अनुसार धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। संविधान सभा में प्रत्येक प्रश्न पर विस्तृत व गंभीरता से चर्चा हुई और यह चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हेतु संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां बनाई गई थीं। 2 वर्ष और 11 महीनों की अवधि में संविधान सभा की बैठक 166 दिनों तक चली और इन सभी बैठकों द्वारा ये तय किया गया कि संविधान में क्या चीज़ लिखी जाएगी, क्या चीज़ नहीं लिखी जाएगी और जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो कैसे लिखी जाएगी। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। अब ये जो हमें राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, हमारा इतना बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, वो था हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब उससे हमें क्या मिली? हमें बहुत ही बड़ी और बेहतरीन विरासत मिली, जिससे हमने आगे संविधान में वो चीज़ें ध्यान रखी कि पूरे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे हमने जो फेस किया, उससे पहले जो हमने अंग्रेज़ों के टाइम पे फेस किया, वो सब चीज़ें फेस करके उन चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए भारतीय संविधान नया तैयार किया गया कि आगे आने वाले लोगों को वही सारी कठिनाइयाँ ना हों। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संप्रभुता को संस्थागत रूप दिया गया। भारतीय संविधान नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों के लिए आश्वासनों को पूरा करेगी। अब आश्वासन मतलब कि सरकार जो वोटिंग के टाइम पर चीज़ें कहती है कि जी हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, उसके साथ वो आगे जाकर काम करे। संस्थागत व्यवस्थाएं। संविधान को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि सरकार की समस्त संस्थाओं को संतुलित रूप से व्यवस्थित किया जाए। वो जो हमने तीनों संस्थाएं देखी थी, और एक वो चौथी वाली भी, चुनाव आयोग। संविधान सभा ने देश के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से कोई परहेज नहीं किया। उन्होंने संपूर्ण विश्व के सर्वोत्तम चीज़ों को ग्रहण किया और उन्हें अपना लिया। विभिन्न देशों से संविधान के लिए गए प्रावधान, मतलब दूसरे देशों से हमने संविधान के लिए क्या क्या प्रावधान लिए हैं, जो उनके यहाँ अच्छा था वो हमने अपने वाले में ऐड ऑन कर लिया। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से सर्वाधिक मत के अधिकार पर चुनाव में जीत का फैसला, संसदात्मक प्रणाली, कानून के प्रशासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका तथा विधि निर्माण जैसी बातों को ग्रहण किया। अब इसमें एक और स्पेशल क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को उधार का संविधान या भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। तो ये उन्हीं क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपूर्ण पुनरावलोकन प्रक्रिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि के निर्धारण में सहायता ली।
फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्धारण में सहायता ली गई। कनाडा के संविधान से अर्ध संघात्मक व्यवस्था और अपविष्ट शक्तियों के संविधान के निर्धारण का प्रारूप तय किया गया। निष्कर्ष भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह था कि एक ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिससे संविधान द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त काम चालक व्यवस्थाएं मात्र में होकर लोगों की आकांक्षाओं को लंबे समय तक साकार रख सकें। अध्याय के वोगा महत्वपूर्ण तिथियां एवं संबंधित घटना, कितनी टाइपिंग एरर आ गई है यहाँ पे, घटना, ये हटाओ, अध्याय ये भी हटाएंगे में महत्वपूर्ण तिथियां एवं संबंधित घटना, वर्ष और इससे संबंधित घटनाएं जो हैं। जुलाई 1946 में क्या बना? कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। 9 दिसंबर संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ होता है फिनिश। अब आपको इसमें जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे दूसरी वीडियो में, और किसी पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए चैप्टर 11 इसके क्लास 11 के चैप्टर 1 से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर कोई और शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।